4 अक्टूबर का दिन बिहार के लिए और विशेषकर औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन लोगों के प्रयास से केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने बिहार के औरंगाबाद और गया जिले के लाखों किसानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बहुत बड़ा एक अनूठा तोहफा दिया, जिसकी शुरुआत 2017 में ही हो गई थी और सफलता की उस कड़ी में कल के मंत्रिपरिषद का निर्णय एक बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ा आयाम है। जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने उत्तर कोयल नहर परियोजना के अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपने हिस्से की 1836 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, यह हम लोगों के लिए स्वर्णिम दिन है, यहाँ के किसानों के लिए, हम सबों के लिए। मैं अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपनी तरफ से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही साथ अपने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है, इन्हीं लोगों की विशेष कृपा से हुआ है। अब मैं इस परियोजना के इतिहास के विषय में थोड़ा आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। ये परियोजना 1975 में शुरू हुई। इसकी प्रारंभिक लागत मात्र 30 करोड़ रुपए थी। 30 करोड़ रुपए से दोबारा जब इसका प्राक्कलन तैयार हुआ तो ब्रिक लाइनिंग के जगह पर जब सीमेंट लाइनिंग में परिणत हुआ, सीमेंट टाइल लाइनिंग में, तो लागत 30 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ हो गया। इस परियोजना में अभी तक हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो आज से कुछ एक वर्ष पहले ही खर्च हो गए। बावजूद इसके जो भी लोग उस समय सरकार में होंगे, जिनकी सरकारें रही होंगी, इच्छा शक्ति के अभाव में ये परियोजना अधूरी रह गई, इसका काम पूरा नहीं हो सका। ये बड़े अफसोस की बात रही। जिस समय इस परियोजना में कार्य प्रारंभ हुआ था, उस समय ना तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना था और ना ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट बना था, यानी कहीं से कोई बाधा इस परियोजना को पूरा करने में वन मंत्रालय की तरफ से नहीं था। बावजूद इसके अनदेखी के कारण, नेग्लिजेंसी के कारण ये परियोजना अधूरी रही और बाद के दिनों में तो इसकी स्थिति ये हो गई थी कि इसका नाम लेने वाला कोई नहीं था, इसका माई बाप कोई नहीं था और ऐसा लगा जैसे ये परियोजना अब कभी पूरी होगी ही नहीं। यहाँ के किसान भी निराश हो चुके थे। लोगों ने इसकी चिंता छोड़ दी थी
लेकिन 2009 से पहले 2007 का एक पत्र है जो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसमें मुख्य अभियंता मेदिनीनगर पलामू को एक पत्र आता है कि आप कुटकू डैम में फाटक नहीं लगा सकते। अगर फाटक लगाने की निविदा आप लोगों ने निकाली भी है तो उसे रद्द कर दीजिए, अन्यथा आपके विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस समय ना तो मैं यहाँ का सांसद था और ना ही केंद्र में हमारी सरकार थी। इस परियोजना के सिलसिले में मैं झारखंड सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री जो अभी सांसद भी हैं, उनसे मिलने गया था। तब इस बात का पता चलता है कि इस पे रोक लगा हुआ है, प्रतिबंध है और कुटकू डैम में लोहे का गेट नहीं लगाया जा सकता। हम लोग इसी आग्रह को लेकर चंद्र प्रकाश चौधरी जी के पास गए थे, जो उस समय वहाँ के सिंचाई मंत्री थे। उन्होंने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया। अभी भी वो एनडीए में हैं और फिलहाल वो गिरिडीह से सांसद भी। उन्होंने भारत सरकार को, तत्कालीन भारत सरकार को अपनी तरफ से पूरी अनुशंसा के साथ एक विस्तारित पत्र भी भेजा, लेकिन उस समय की सरकार ने इसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया और इतनी बड़ी, इतनी अच्छी सिंचाई परियोजना को काम को पूरा करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात का अफसोस हम लोगों को रहा। उसके बाद का घटनाक्रम यह है कि 2009 में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर लोकसभा में पहुंचाया। उस समय में सांसद तो औरंगाबाद के मतदाताओं के आशीर्वाद से ज़रूर बन गया, लेकिन केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी। लेकिन एक सांसद के रूप में मैंने अपना प्रयास जारी रखा। उस प्रयास में थोड़ी सी सफलता ये मिली, तत्कालीन वन पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश जी ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। वो 3 सदस्यीय समिति डैम स्थल का दौरा भी की मेरे साथ। लोगों ने अपनी रिपोर्ट भी दी। उसके बाद उनका मंत्रालय बदल जाता है। श्रीमती जयंती नटराजन इस मंत्रालय की मंत्री बन जाती। उन्होंने भी कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं की। इस सिलसिले में कई बार मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी से मिला। मनमोहन सिंह जी ने भी बहुत निराशाजनक उत्तर मुझे मौखिक तौर पर भी दिया और 2013 में मेरे पत्रों का जवाब जो उनकी तरफ से आया, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो भी बहुत ही नकारात्मक था। अभी मैं उस पत्र की कॉपी आप लोगों को दूंगा। उसमें ये लिखा गया था कि संवैधानिक अड़चन है और ये नहीं किया जा सकता। मेरी बातों का सार ये है कि जब इस पे प्रतिबंध लगा, उस समय 2007 में मैं यहाँ का सांसद नहीं था। 9 में जब सांसद में बना, मैंने अपना प्रयास शुरू किया। उस समय भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और एक बहुत ही नेगेटिव लेटर मुझको जवाब के रूप में भेजा गया। उसके बाद का घटनाक्रम यह है कि 2014 में पुनः
औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के महान मतदाताओं ने, महान जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और तीसरी बार मुझे लोकसभा में भेजा। 2014 में जब मैं तीसरी बार सांसद चुनकर गया, वहाँ सत्ता परिवर्तन हो चुका था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन चुकी थी और जब मैं इसी विषय को लेकर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिला तो ऐसा लगा जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। बहुत ही आशा भरी, आशाजनक और सकारात्मक चर्चा उनके साथ हुई। जहां मुझे मात्र 2-4 मिनटों का समय मिला था, वहां इस परियोजना के विषय में आधे घंटे मेरे साथ चर्चा करके उन्होंने इसकी पूरी जानकारी ली। उसके बाद इस परियोजना को पूरा करने में जो भी बाधाएं थी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, इन बाधाओं को दूर करने में कुछ समय लगा। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में उनके प्रधान सचिव जी की अध्यक्षता में 4-4 बैठकें पीएमओ में हुई। झारखंड के भी मुख्य सचिव उसमें बुलाए जाते थे, आते भी थे। बिहार के जल संसाधन विभाग के सचिव कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। दोनों ही राज्यों की जो भूमिका है, सिंचाई चूँकि राज्य का विषय होता है और राज्य सरकारों को अपने राज्य में इस तरह के किसी परियोजना को, किसी योजना को, किसी काम को कराने में रुचि होनी चाहिए और विभिन्न राज्य सरकारों की रुचि होती भी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि चाहे बिहार की सरकार हो या झारखंड की सरकार हो, जो इंटरेस्ट अपने राज्य के हित में इतने बड़ी परियोजना को पूरा करने के लिए होना चाहिए था, जहां केंद्र सरकार हर तरह से तैयार है कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए, धन मुहैया कराने के लिए, देने वाला देने को तैयार था, लेने वाला लेने के लिए राजी नहीं था। खैर, ये सारी बाधाएं दूर हुई और 2017 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर इसकी लागत बाकी के काम को पूरा करने के लिए 1622 करोड़ रुपए आंकी गई और इस बड़ी राशि के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक निर्णय लिया और ये पैसा देना मंजूर किया। उसके बाद इसका काम शुरू होता है। 2019 के 5 जनवरी को डाल्टेनगंज में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अधूरे कार्य को पूरा करने का शिलान्यास किया। काम शुरू हुआ। इसमें बहुत तरह की बाधाएं आईं, बहुत तरह के अड़चन आए। राज्य सरकारों से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। बावजूद इसके न तो मैं कभी शिथिल हुआ, न ही हमारी सरकार कभी सुस्त पड़ी। हमारी सरकार मतलब केंद्र की सरकार अनवरत प्रयास जारी रहा और इसके लिए जो पैराफर्नालिया होता है, जो प्रोसेस होता है, इसको आगे बढ़ाने में, इसको पूरा करने में, इसके लिए केंद्र सरकार ने भी कभी कोई कमी नहीं की। इसमें एक बाधा और आई कि डैम में फाटक लगने से जो एरिया जल जमाव के कारण प्रभावित होगा, उन गांवों के किसानों को काफ़ी पहले एक बार उनकी ज़मीनों का मुआवजा दे दिया गया था, इसका भुगतान कर दिया गया था।
लेकिन चूंकि परियोजना अधूरी रही, परियोजना में काम पूरा नहीं हुआ, तत्कालीन सरकारों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए वहाँ के भूस्वामी, वहाँ के किसान अपनी अपनी ज़मीनों पर काबिज रहे, बने रहे। एक लंबा अंतराल हुआ, 40 साल से भी ज़्यादा का कार्यकाल का समय रहा। तो बाद में ये भी सवाल खड़ा हुआ कि हमें मुआवजा फिर से चाहिए, तब हम यहाँ से विस्थापित होंगे। बिहार के और झारखंड के किसानों के हित में भारत सरकार ने बहुत बड़ी उदारता दिखाते हुए, बहुत लिबरल व्यू अपनाते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो शायद देश का पहला उदाहरण होगा कि एक ही ज़मीन का मुआवजा सरकार दूसरी बार भी दे। ये सब किसानों के हित के लिए किया गया। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का धन्यवाद करता हूँ। ये निर्णय उदाहरण के योग्य है, ऐतिहासिक है, और इसके पहले शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन किसानों के हित में ऐसा बड़ा निर्णय लिया गया। दोबारा मुआवजा देने की जो राशि है, उसी के कारण इसका प्राक्कलन पुनः बहुत ज़्यादा बढ़ा। जहां 1622 करोड़ रुपए लगने थे इस परियोजना को पूरा होने में, वहां और 1836 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारी सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने दी। अगर सरकार की नियत नहीं होती, दिलचस्पी नहीं होती, तो सरकार ये कह सकती थी कि एक बार हमने ज़मीन का मुआवजा दे दिया, और ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक ही ज़मीन का मुआवजा दूसरी बार दिया जाए। और राज्य सरकार भी चूँकि सहयोग नहीं कर रही थी, झारखंड की सरकार सहयोग नहीं कर रही थी, विस्थापित होने वाले किसानों का विस्थापन नहीं हो पा रहा था। उन लोगों ने शर्त रखी थी कि फिर से हमें मुआवजा मिले, तो भारत सरकार ने उसकी भी व्यवस्था कर दी है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो परियोजना एक तरह से मर चुकी थी, इसका कोई माई बाप नहीं था, इसे यूँ समझ लीजिए कि कब्र में गाड़ दिया गया था, लेकिन हमारे मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, हम लोगों के प्रयास से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि अब किसी भी तरह की कोई बाधा इस परियोजना के पूरा होने में नहीं है। केवल और केवल राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। ये विषय राज्य का है, ये विषय केंद्र का नहीं है। मुआवजा मिलने के बाद उन विस्थापितों का विस्थापन कराना, काम करने के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति मेंटेन हो, इसके लिए सहयोग करना, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है, राज्य सरकार की ड्यूटी है। और वो इलाका झारखंड राज्य के लातेहार जिले में आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि अब झारखंड और बिहार की सरकारों ने कोई अड़चन नहीं लगाया, अपना पूर्ण सहयोग दिया, तो कुछ ही महीनों में, अगले 2-3 महीनों में कुटकू डैम में लोहे का गेट लगकर रहेगा। क्योंकि अब न तो कानून की बाधा है, वन मंत्रालय ने जो प्रतिबंध लगाया था, न तो उसकी बाधा, उसको भारत सरकार ने दूर किया, और न ही अब
धन की कोई समस्या रह गई। इसीलिए मैंने कहा कि राज्य सरकारों ने उचित सहयोग किया तो कुछ ही महीनों में पुटकू डैम में गेट लग कर रहेगा और हमारे पलामू, औरंगाबाद और गया के लगभग 25 लाख से ज़्यादा किसान और किसान परिवार को इसका लाभ मिलेगा जब उत्तर कोयल नहर का पानी, लाल पानी उनके खेतों में जाएगा। इस परियोजना के दाहिने मुख्य कैनाल के कंक्रीट लाइनिंग की बात यदि करें, जिसका टेंडर 2019 में ही हुआ था, झारखंड के हिस्से में इसका टेंडर हो चुका था। मोहम्मदगंज बराज से लेकर बिहार झारखंड की सीमा 103 आरडी तक, तररबार नदी तक, जिसका कार्य भी जारी है। उसका भी काम धीमा है, जिसके लिए हम लोगों ने आपत्ति भी की है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक भी हुई है। हम लोगों ने असंतोष जाहिर किया कार्य की धीमी गति पर, लेकिन बिहार सरकार ने कंक्रीट लाइनिंग पर अपनी आवश्यक सहमति समय से नहीं दी। लगभग 2 वर्ष से भी ज़्यादा का समय बिहार सरकार ने बर्बाद किया सहमति नहीं देकर। अंततः 2 वर्ष से ज़्यादा का कीमती समय बिताकर अभी कुछ महीनों पहले बिहार सरकार ने जब अपनी सहमति दी कि आप इसकी कंक्रीट लाइनिंग कर सकते हैं, बिहार सरकार का बड़ा ही अजीब सा तर्क था, एक बिल्कुल हास्यास्पद लॉजिक था। बिहार सरकार का कहना ये था कि जो पहले का टाइल्स लाइनिंग है, सीमेंट टाइल लाइनिंग है, जहाँ जैसे है वैसे ही उसको आप केवल मरम्मत कर दीजिए। टूटा फूटा है तो उसको उसी तरह से फिर से साट दीजिए, लाइनिंग नहीं हुआ है तो वैसे ही छोड़ दीजिए। यानी कहीं कच्चा कहीं पक्का। तो मैंने कई बार पत्र भी लिखा, जल संसाधन मंत्री से बात भी की और कहा कि ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है, ना ऐसा कहीं होता है, ना ये कोई इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल है कि कोई कनाल आधा कच्चा रहे आधा पक्का रहे। ऐसा नहीं के नाते अपने किसान भाइयों के खेतों में उत्तर कोयल नहर का लाल पानी लाने के लिए मैंने कोई ऐसा चौखट नहीं है, कोई ऐसी देहरी नहीं है जिसको नहीं मैंने खटखटाया, जहाँ मैं नहीं गया। कहीं कहीं मुझे अपमानित भी होना पड़ा इसके लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों का, उन मंत्रियों का, उन पदाधिकारियों का, जिन लोगों ने केवल निराशाजनक बात ही नहीं की इस परियोजना के संबंध में, बल्कि कहीं कहीं मुझे अपमानित भी होना पड़ा। मेरा उपहास किया गया, मेरा मजाक उड़ाया गया और यहाँ तक कहा गया कि ये कभी होने वाला नहीं है, आप व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी अपना प्रयास छोड़ा नहीं। मेरा जो संकल्प था, मैं उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरे मन से और लगन से, अपमानों की चिंता नहीं करते हुए, जब एक बार मुझे इस बात के लिए अपमानित होना पड़ा था तो कुछ क्षणों के लिए मुझे लगा कि अब मुझे इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी क्षण मेरे मन में ये बात भी खौंधी, ये भी आया कि जब महामना मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके निर्माण के लिए सहयोग के लिए देश में घूम रहे थे, और इसी सहयोग के लिए जब वो निजाम हैदराबाद के पास पहुँचे तो उन्हें अपमान सहना पड़ा था, उनका उपहास हुआ था। लेकिन वो अपने संकल्प को पूरा करने से रुके नहीं,
वो आगे बढ़ते रहे और अंततः काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो उसी को मैंने उदाहरण के रूप में लिया, उस अपमान के घूंट को सहा मैं और अपने काम को पूरा करने में, इसके लिए प्रयास करने में कहीं कोई कोर कसर, कोई कमी नहीं की।